नमस्कार, मैं हितेश गोस्वामी हार्दिक स्वागत करता हूं आपका एजुकेशन इंडिया में। महाराष्ट्र में इन दिनों 3 मुद्दे तेजी पर है। पहला मुद्दा फडणवीस का, दूसरा चुनाव का और तीसरा सरकार का। इनमें से 2 तो इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन फडणवीस वाला मुद्दा बिल्कुल अलग है। यह अभी की बात ही है और वर्तमान में ट्रेंड चल रहा है। सेम ऑन यू फडणवीस। ये हम नहीं, ये कह रहे हैं लोग, ये कह रहा है ट्विटर, क्योंकि हैशटैग सेम ऑन यू फडणवीस इन दिनों ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है और यह ट्रेंड चलता रहेगा जब तक फडणवीस खुद माफी ना मांग ले। पूरा मामला क्या है यह भी बताएंगे। बात करते हैं दूसरे मुद्दे की। दूसरा मुद्दा है हेल्थ का। उद्धव की सरकार ने नरेंद्र मोदी यानी कि केंद्र की सरकार से मदद मांगी है। मदद इसलिए मांगी है क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना का प्रकोप इन दिनों भयंकर रूप से फैल रहा है। और तीसरा मुद्दा है चुनाव का। एमएलसी चुनाव 21 मई को। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सरकार की धड़कनें तेज हो रही है और धड़कनें तेज तब तक रहेगी जब तक कि उद्धव ठाकरे एमएलसी मनोनीत ना हो जाए। तब तक इनके सामने यह संकट है, इनकी धड़कनें तब तक तेज रहेगी। ये तीनों मुद्दों को हम विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या फिर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। और अब कमेंट बॉक्स में बताते जाइए कि फडणवीस जी क्या सही है या फिर गलत। सेम ऑन यू फडणवीस, ये हैशटैग सही है या गलत, यह आपको बताना है। वैसे गलत हो सकता है क्योंकि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है और ठेस पहुंचाना गलत है और इसलिए वो ट्रोल कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं विस्तार से सब कुछ। दरअसल मुद्दा यह है कि देवेंद्र फडणवीस ने साहू जी महाराज के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए यह लिख दिया था कि वो एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे। इस पर उनके फैंस ने, जो साहू जी महाराज को चाहते हैं, जो साहू जी महाराज के अनुयायी थे, उन्होंने इस पर बखेड़ा खड़ा कर दिया और उन्होंने एक हैशटैग चला दिया, सेम ऑन यू फडणवीस। अब इसी को देखते हुए संभाजी राजे, जो कि भाजपा द्वारा मनोनीत है, इन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि देवेंद्र फडणवीस इसके लिए माफी मांगे। आपको बता दें कि साहू जी महाराज कौन थे। तो छत्रपति साहू जी महाराज मराठा सम्राट और छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र और संभाजी महाराज के बेटे थे। यह छत्रपति साहू महाराज के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये एक महापुरुष हैं जिनके ऊपर कोई भी टिप्पणी करने से पहले देवेंद्र फडणवीस को भी 10 बार सोचना था। हो सकता है वो अपने तरीके से सही हो, लेकिन लोगों को गलत लगा, इसलिए लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसके बाद तो उन्हें धमकियों की एक बौछार सी मिल गई, धमकियों पर धमकियां मिली और उसके बाद भाजपा ने ज्ञापन भी सौंपे। हो सकता है ये धमकियां उनकी वजह से ना मिली हो, पर धमकियां जरूर मिली है देवेंद्र फडणवीस को। इसके लिए भी आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो दरअसल हुआ यह कि भाजपा ने एक ज्ञापन सौंपा है कि देवेंद्र फडणवीस, जो कि पूर्व सीएम है महाराष्ट्र के, उन्हें धमकियां मिल रही है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के आघाड़ी सरकार की, महाविकास आघाड़ी सरकार। महाविकास आघाड़ी सरकार में 3 पार्टियां। अब इनके हाथ सिर्फ 5 सीट है। ये 5 सीटों पर अपने सदस्य निर्विरोध जिता सकती है, लेकिन पार्टियां 3 सीटें 5 बट कैसे सकती है भाई, क्योंकि एक सीट को आधा तो किया जा नहीं सकता। तो अब 2 सीटें एनसीपी और 2 सीटें शिवसेना के पास जाती है, तो एक सीट बच जाती है कांग्रेस के पास। कांग्रेस ने कहा कि पहले भी हमारे साथ नाइंसाफी हुई थी, उस समय आपने कहा था कि विधान परिषद के चुनाव के वक्त आपको एक सीट ज्यादा मिलेगी, लेकिन अभी भी एनसीपी को और शिवसेना को एक सीट ज्यादा मिल रही है, बल्कि कांग्रेस को एक सीट कम मिल रही है। ऐसे में कांग्रेस खुश तो कैसे रह सकती है।
तो कांग्रेस ने इसके ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि हमें भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ने चाहिए और एनसीपी को 1 सीट मिलनी चाहिए। अब ऐसा कहने के बाद ही पता चल चुका है कि महाविकास आघाड़ी सरकार में विकास थोड़ा कम और फूट ज्यादा पड़ने वाली, और फूट से ये महाविकास आघाड़ी सरकार जा सकता है टूट। तो इस प्रकार से महाविकास आघाड़ी सरकार में आपस में भिड़ रहे, और अगर ऐसे ही होता रहा तो महाविकास आघाड़ी का अखाड़ा हो जाएगा, टूट जाएगा, और एक अखाड़ा होने के बाद कुछ नया हो सकता है, और नया होने के बाद तो सिर्फ एक ही हो सकता है। भाजपा के पास ज्यादा सीटें थी, शिवसेना के पास भी कुछ सीटें थी, दोनों को मिलाएंगे तो एक सत्ता बन जाएगी। अब 2 पार्टियों की सरकार प्लस यहाँ पर वर्सेस 3 पार्टियों की सरकार, 2 पार्टियों की सरकार थोड़ी ज्यादा स्थिर रह सकती है 3 पार्टियों के बजाय। जबकि दोनों पार्टियों के अंदर पहले अच्छे संबंध थे, बाला साहब ठाकरे भी भाजपा को ही चाहते थे और वो कांग्रेस के खिलाफ थे और कांग्रेस में जाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे उनके आदर्शों से थोड़े से चूके और कांग्रेस में घुस गए। अब ऐसे में यह हुआ कि भाजपा ने उनसे नाता तोड़ा और भाजपा का भी सीएम नहीं बना, तो भाजपा को कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन इन तीनों ने मिलकर सत्ता बना ली। अब सत्ता में बार बार 1000 बार ऐसे वक्त आए जब सरकार टूटने की बात सामने आ रही थी, क्योंकि 3 पार्टियों की सरकार है, इस तरह हो भी कैसे सकती है ये आप भी जानते हैं। तो इस प्रकार से थी दूसरी खबर का मेन मुद्दा यही है, चुनाव है, 5 सीटें हैं शिवसेना और इन तीनों पार्टियों के पास, जबकि 4 सीटें भाजपा के पास। अब 5 सीटों को 3 पार्टियों में कैसे ही बांट सकते हैं? आपके पास अगर कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि कांग्रेस भी चाहती है 2 सीटें मिले, एनसीपी भी 2 और शिवसेना भी 2। ऐसे में निर्विरोध चुनाव होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो तीसरी खबर राजनीति से हटके, राजनीति से जोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देश में फैली है महामारी, बचने के लिए हर किसी को चाहिए वेंटिलेटर, आईसीयू बेड एक्सेट्रा जो कि इलाज में जरूरी होती है, वो चीजें हर किसी को चाहिए। और जैसा कि आपको पता ही है कि महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा मामले हैं, तो महाराष्ट्र को तो इन सब चीजों की ज्यादा ही जरूरत होगी। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी से और पूरी केंद्र सरकार से आह्वान किया है कि उनके राज्य के अंदर वेंटिलेटर, आईसीयू बेड, सिरिंज इत्यादि चीजें उपलब्ध कराए, ताकि वो इस महामारी से बच सके। तो ये 3 बड़ी खबरें थी जो आज महाराष्ट्र से आ रही थी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।